ओके, वेब में जो है हमने जब वेब एप्लीकेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने कुछ बेसिक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग सी मतलब जो लैंग्वेजेस HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट और PHP वगैरह हमने डिस्कस की थी। और देन एडवांस एप्लीकेशन में एक्चुअली हम फ्रेमवर्क्स पे मूव कर जाते हैं। फ्रेमवर्क्स में क्या होता है कि हमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना थोड़ी आसान हो जाती है। आसान इन अ सेंस कि हम ऑलरेडी जो डेवलप्ड हमारे पास क्लासेस लाइब्रेरीज होती हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। तो उनको यूज़ करते हुए हम अपनी वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। इसमें हमें उस तरह से बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल का HTML CSS कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑल्दो हम लिख भी सकते हैं। हम इसके अंदर जो है टेम्पलेट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और जो रैपिड डेवलपमेंट के लिए हमारे पास लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं। तो इस फ्रेमवर्क के थ्रू मोबाइल जो वेब एप्लीकेशन है वो डेवलपमेंट रैपिड हो जाती है, इजी हो जाती है और हम क्विकली से डिज़ाइन कर सकते हैं। और देन हम जो है इस कोर्स में ASP.NET एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें जो फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड होगा मिनिमम हम 4 और मैक्सिमम अगर आप 19 यूज़ कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो, तो उसके लिए हम VC5 जो है उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 2019 के अंदर, विजुअल स्टूडियो 2019। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आपके पास मिनिमम जो है वो विजुअल स्टूडियो 12 या 13 भी होगा तो हमारा सेम जो है वही काम इसमें इजीली हो सकता है इस कोर्स का जो भी हम कर रहे होंगे। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपके लिए विजुअल स्टूडियो 12 या 13 है और जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो 4 यूज़ कर रहे होंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे एक्सक्यूज मी पहले। सर। जी सर कम्युनिटी वर्जन कर लें हम इसका विजुअल स्टूडियो का? हाँ हाँ जी, कर लें, उस पर भी चल जाएगा। जी सर। सर डॉट नेट फ्रेमवर्क अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं, जब आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करोगे तो उसी के अंदर ही मर्ज होगा, उसी के अंदर ही आप कर सकते हो, आपको उसी में मिल जाएगा, सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई 17 या 19 करता है तो उसकी मेरे पास क्रैक की पड़ी हुई है, तो वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जी वो प्रोफेशनल आप वर्जन। जी वो आप इनसे ले सकते हैं अगर किसी को उसका क्रैक रिक्वायर्ड होगा। जी सर, वो प्रोफेशनल वर्जन है, वो कंप्लीट चीजें होती, कम्युनिटी में कुछ जो हाँ जी, ऑप्शंस वो हैं वो जो लिमिटेड है। होती हैं, पर अगर जी आप सर। प्रोफेशनल करेंगे तो आपको उसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इमरान भाई सारी भेज दीजिएगा, जी मैं कर एंड्रॉइड दूंगा स्टूडियो, ग्रुप। C# फ्लटर वेब सारा जो कुछ भी है आपके पास भेज दीजिए। ओके ओके। ओके जी, हम इसमें वेब डेवलपमेंट जो है डॉट नेट फ्रेमवर्क में करते हैं और इसमें जो हमारी वेबसाइट्स हैं वो हमें इजी टू डेवलप हो जाती हैं, डायनामिकली डेवलप कर सकते हैं। और इसमें जो भी हमारी वेबसाइट्स डेवलप हो रही होंगी वो यूजुअली डायनामिक होती हैं, ऑल्दो हम इसमें स्टैटिक भी डेवलप कर सकते हैं। और डॉट नेट फ्रेमवर्क में हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। हम C# लैंग्वेज भी बैकएंड पे यूज़ कर सकते हैं और विजुअल बेसिक भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। विजुअल बेसिक पे आप करना चाहो तो उस पे भी कर सकते हैं, C# पे करना चाहो तो C# पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस कोर्स के अंदर जो है C# पे बैकएंड इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट वर्क कर रही होती हैं। HTTP का आइडिया है सबको क्या होता है, हमने लास्ट टाइम वेब में भी देखा था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है डॉट नेट फ्रेमवर्क, जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। अभी हम उनमें से कुछ देखेंगे भी कि वो कंट्रोल्स कौन कौन से होते हैं। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है डॉट नेट की, कि हमें स्टेट मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। स्टेट मैनेजमेंट क्या होती है कि करंटली आप किस पेज पे हो और आपका क्या स्टेट है। लाइक अगर आप कोई साइन अप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें आपने कुछ डाटा एंटर किया है, तो उसमें जो डाटा स्टोर है वो आपका अगर किसी और पेज पे आप मूव कर रहे हो या आपका ब्राउज़र क्रैश कर गया या किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसमें जो आपकी करंट स्टेट थी या करंट डाटा जो एंटर था वो लॉस नहीं होगा। मीन्स आपको दोबारा से, अगर आपका पेज रीलोड हो गया तो आपको दोबारा से डाटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉट नेट फ्रेमवर्क ये हमें प्रोवाइड करता है कि आपकी उसी स्टेट जो है वो सेव हो जाती है। तो उसके अंदर जो ऑलरेडी डाटा सेव होता है वो उसी तरह से दोबारा उन साइन अप के फॉर्म्स के अंदर एंटर हो जाएगा। आप उसे सिंपली सबमिट कर सकते हो। बाकी फ्रेमवर्क्स में क्या होता है कि वो स्टेट मैनेजमेंट नहीं करते हैं। आपका जो भी आपने डाटा एंटर किया होता है आपको दोबारा पेज रिफ्रेश होने पे दोबारा से वो चीज़ें सारी एंटर करनी पड़ती हैं। तो ये हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट की फैसिलिटी होती है, ये डॉट नेट के अंदर ही है।
और ये बिल्कुल इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। देन इसके बाद अगर हम फर्दर इसका पेज लाइफ साइकिल देखें, हमारा जो भी एक पेज होता है, वेब पेज जिसे हम कहते हैं, उसके बैकएंड पे एक लाइफ साइकिल वर्क कर रहा होता है। उस लाइफ साइकिल के 12 फेजेस होते हैं, 12 फेजेस के दरमियान से वो हर पेज गुजरता है। वो आल्दो बैकएंड पे वर्क कर रहे होते हैं, हमें उनका फ्रंट एंड पे कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रही होती है, लेकिन बैक एंड पे वो उस तरह से सारे इवेंट जो हैं या स्टेजेस जो हैं वो अकर हो रही होती हैं। आल्दो अगर हम कोड के थ्रू उनको असेस करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। तो उसमें जो है मतलब ये सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं जो वन अनदर मतलब एक सीक्वेंस के साथ चल रहे होते हैं। इसमें से हमारे पास जो पेज की है इनिशियलाइजेशन होती है, इंस्टेंशिएशन कंट्रोल्स होते हैं, रिस्टोरिंग एंड मेंटेनिंग स्टेट होती है, रनिंग इवेंट्स होते हैं, और हैंडलर कोड एंड रेंडरिंग होते हैं। ये सारे जो हैं वो पेज के बैकएंड पे कॉल हो रहे होते हैं। और अगर हम इनकी स्टेजेस देखें तो ये सारी की सारी स्टेजेस हैं जो पेज के लाइफ साइकिल पे बैक एंड पे वर्क करी होती हैं। अगेन इसका हमें कुछ भी इंटरफेस अपीयर नहीं होता है, ना ही इसका कोई फ्रंट एंड होता है, लेकिन हर पेज के बैक एंड पे ये सारे के सारे इवेंट्स अकर होते हैं, ये स्टेजेस अकर होती हैं। तो अगर आप किसी इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो देन आपको ये इनके बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आल्दो अगर जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हमें इसका इनसे ज़्यादा कंसर्न नहीं होता है। देन अगर हम इसमें देखें कि ये कौन कौन सी स्टेजेस हैं, फर्स्ट वन जो है वो प्री इनिट है, देन इनिट, और थर्ड वन इज इनिट कंप्लीट, देन प्री लोड, फिर लोड एंड कंट्रोल इवेंट्स, देन लोड कंप्लीट एंड प्री रेंडर कंप्लीट, सेव स्टेट कंप्लीट रेंडर एंड अनलोड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हैं इसके स्टेजेस होती हैं। इन स्टेजेस को वन बाय वन देख लेते हैं कि इन स्टेजेस के अंदर क्या काम हो रहे होते हैं। अगर सबसे पहले प्री इनिट देखें तो इसके अंदर हमारे पास ये रेज होता है जब भी कोई स्टेज स्टार्ट होती है, उसके कंप्लीट होने से पहले ये जो प्री इनिट है ये अकर होता है। और इसके अंदर इस पोस्ट बैक की प्रॉपर्टी जो है वो उसको चेक किया जाता है। इस पोस्ट बैक के मतलब हमारे पास जब दोबारा पेज लोड होना है तो उससे पहले का मेथड जो होता है कि दोबारा से कोई भी डाटा एंटर ना हो जाए। मतलब आपने जब कोई ये फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसको सिर्फ आपने जब वेब लोड होनी है सिर्फ एक दफ़ा कॉल करना है, मल्टीपल टाइम्स कॉल नहीं करना। तो उसके लिए हम इस पोस्ट बैक का मेथड यूज़ करते हैं, तो उसके लिए वो भी हम प्री इनिट के थ्रू ही चेक होता है। देन हमारे पास जो डायनामिक कंट्रोल्स होते हैं, कुछ कंट्रोल्स जो होते हैं जो हम ऑलरेडी पहले से ऐड कर देते हैं, कुछ कंट्रोल्स जो होते हैं जो हम रन टाइम पे ऐड करते हैं, जिन्हें हम डायनामिक कंट्रोल्स कहते हैं। तो वो भी हमारे पास प्री इनिट की स्टेज में अकर होते हैं। आफ्टर दैट मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट अभी आपको मोस्टली को नहीं होगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में मास्टर पेज को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मास्टर पेज होता क्या है। मास्टर पेज हम उसे कहते हैं कि आपका एक मेन पेज जो होता है जिसमें हेडर और फुटर बनाते हैं। हेडर और फुटर एक्चुअली में क्या होता है कि पूरी वेबसाइट में थ्रू आउट सेम सेम रहते हैं जो आपके हेडर और फुटर्स होते हैं, लेकिन उसका जो बॉडी का सेक्शन होता है वो डिफरेंट पेजेस का डिफरेंट होता है। अगर हम कॉमन एग्जांपल यही फॉलो की जाती है, क्या होगा कि हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन जो है वो थ्रू आउट वेबसाइट एक रहेगा, और जो बॉडी का सेक्शन है वो रिपीट होता रहेगा। वो जितने भी आपके पेजेस आएंगे उनका बॉडी का सेक्शन जो है वो नया लोड होता रहता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक मास्टर पेज बना लेते हैं और उसमें हेडर्स और फुटर का कोड रख देते हैं और उसे हम मास्टर पेज कह देते हैं। देन हम जो भी पेजेस बनाते हैं वो बाय यूजिंग मास्टर पेज बनाते हैं, इस मास्टर पेज को यूज करते हुए बनाना है। तो जो हेड और फुटर का कोड होता है वो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हर दफ़ा जितने भी नए पेज बनते हैं उनके साथ आपका मर्ज होके अपीयर होता रहता है। तो जब भी हमने इस तरह की कोई वेबसाइट बनानी है जिसमें हमारा हेड और फुट का सेक्शन जो है वो सेम रहेगा, तो उस केस में हम एक मास्टर पेज बना देंगे और बाकी जो पेजेस बनाएंगे वो बाय यूजिंग मास्टर पेज बनाएंगे। तो हर दफ़ा कोड हमारा उसके साथ मर्ज होता रहेगा और हमें मल्टीपल टाइम्स हेड और फुट का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम मास्टर पेज कहते हैं। देन थीम डिज़ाइंस जो होते हैं डायनामिकली रन टाइम पे जो हमने थीम्स डिज़ाइन करने होते हैं वो भी हमारे इसी स्टेज में होते हैं। और सेट और गेट प्रोफाइल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी वैल्यूज़ भी प्री इनिट के अंदर ही हमें रिसीव हो रही होती हैं।
देन नेक्स्ट स्टेज जो है वो हमारे पास इनिट है। इनिट जो है ये तब रेज होता है जब कंट्रोल्स इनिशियलाइज होते हैं, मतलब आपके वेब पेजेस के साथ जितने भी कंट्रोल्स अटैच होते हैं उनके लिए वो इनिट के प्रोसेस के अंदर कॉल होते हैं। ये जो है इनिट इवेंट कंट्रोल्स अकर्स बिफोर इनिट इवेंट ऑफ पेज, मतलब इनिट का जो हमारा पेज का फंक्शन होता है उससे पहले इनिट कंट्रोल्स असाइन होते हैं। दिस इवेंट इज यूज्ड टू सेट और गेट कंट्रोल्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये अगेन जो सेट और गेट प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ASP.NET जो है ये ऊप बेस्ड होगा, कि इसमें हमारे पास ऊप के कॉन्सेप्ट सारे यूज हो रहे होंगे। ठीक है, ऊप्स में मतलब आप लोगों ने पढ़े होंगे कि गेट और सेट प्रॉपर्टीज हम इम्प्लीमेंट करते हैं। गेट और सेट की प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट करने की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, क्या होते हैं ये, कोई बताएगा एनीवन? जी सर, डाटा उसको पहले सेट किया जाता है, जो जैसे हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू उनमें इनिशियलाइज कराते हैं, ठीक इसके है, जरिए हम डाटा पहले गेट करते हैं यूजर से, फिर उसको डाटा को सेट कर देते हैं सर। ओके। डाटा को डिस्प्ले करते हैं, पहले यूजर से गेट करते हैं, फिर सेट के फंक्शन के जरिए उसको डिस्प्ले कर देते हैं। इसको हमें गेट और सेट के थ्रू करने की क्यों जरूरत पड़ती है, कोई और वे नहीं है, डायरेक्टली नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं, लेकिन ये जब हम विद इन मतलब क्लास के अंदर हमको कंस्ट्रक्टर बनाते हैं या क्लास के अंदर हम फंक्शन बनाते हैं, हमने उसको कोई यूजर को इनकैप्सुलेशन की कोई प्रॉपर्टी देनी है या डाटा को हाइड करना है, इसलिए फिर हम गेटर एंड सेटर का इस्तेमाल करते हैं सर। ओके, कोई और बताना चाहेगा एनीवन? एनीवन कोई और अपने कमेंट्स देना चाहे? आपके ऊप के कॉन्सेप्ट सबके अच्छे। आप वेब एंड्रॉयड भी पढ़ रहे हो इस कोर्स में, मतलब इस सेमेस्टर में एंड्रॉयड भी पढ़ रहे हो सब? यस सर। यस सर। तो उसमें भी आपके सेम ऊप के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जो इसमें यूज होंगे। तो आपने लास्ट सेशन जो एंड्रॉयड का पढ़ा उसमें कुछ ऊप के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं? तो उसमें जस्ट इंस्टॉलेशन और टैब वगैरह देखें अभी, कंसेप्ट नहीं किए। कौन पढ़ा रहा है आपको एंड्रॉयड? सर साकिब। सर साकिब पढ़ा रहे हैं, अच्छा। उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब उसी तरह से ऊप के कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट होते हैं एंड्रॉयड के अंदर भी, और इसमें भी उसी तरह के ऊप के कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट होते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए ऊप के। उसके लिए इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन वगैरह। जी ये बिल्कुल सारी वही चीज़ें। अली अदर प्लीज डोंट यूज वाइट बोर्ड। ओके, उसके लिए ये है कि अगर आप लोगों के ऊप्स में कुछ थोड़ी सी है तो हम उसके लिए थोड़ा सा सेशन में इम्प्लीमेंट डिस्कशन कर सकते हैं। ऊप्स के रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं, अभी इन्होंने कोशिश की है आंसर करने की, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है सेट और गेट का, लेकिन प्रॉपर आंसर नहीं मिला है और अभी तक मुझे किसी ने अपनी इनपुट भी नहीं दी है कि सेट और गेट क्या होते हैं। तो इसके लिए जो है आपके ऊप के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी इस कोर्स में। तो अगर आप लोग चाहोगे तो हम नेक्स्ट सेशन में या आज ही कुछ थोड़ी सी ऊप की भी डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ सर, काइंडली अगर रिवाइज करवा देंगे तो सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सर कुछ देर गैप रहा है तो। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी के लिए किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कमेंट्स हैं सेट और गेट के बारे में? अच्छा एनीवे मैं अभी जो है सेट और गेट बता देता हूँ, देन हम इसके बाद ऊप पे भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे इस लेक्चर के बाद। तो सबसे पहले सेट और गेट जो है वो हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं। डाटा मेंबर्स का तो सबको आइडिया होगा ना। तो प्राइवेट डाटा मेंबर्स जो होते हैं उनको हम डायरेक्टली असेस नहीं कर सकते हैं। उनको असेस करने के लिए, उनकी वैल्यूज़ को गेट करने के लिए और सेट करने के लिए हम गेट और सेटर के फंक्शंस कॉल करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो इसकी वजह से हमें सेट और गेट के जो मेथड हैं इनके थ्रू हमें इनकी वैल्यूज़ को गेट करना और सेट करना होता है। और हम ऊप के इस कोर्स के अंदर हम डॉट नेट के अंदर C# में, तो हम जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी मोस्टली इन्हीं कंट्रोल्स के थ्रू ही इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब आपने सही बताया था काफ़ी हद तक, लेकिन उसमें प्राइवेट डाटा मेंबर्स जो हैं उनकी वैल्यू को असेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेट और गेट के मेथड्स। देन हमारे पास जो है इनिट कंप्लीट का मेथड है।
रेज एट द एंड ऑफ पेज इनिशियलाइजेशन, मतलब हमारा जब पेज इनिशियलाइज हो जाता है तो उसके एंड पे इनिट कंप्लीट कॉल होता है। व्यू स्टेट इज नॉट येट लोडेड, कि आपकी जो व्यू स्टेट होती है वो अभी लोड नहीं हुई होती है। दिस इवेंट कैन बी यूज टू मेक चेंजेस इन व्यू स्टेट एंड दिस इवेंट कैन बी यूज फॉर प्रोसेसिंग टास्क दैट रिक्वायर्स ऑल इनिशियलाइज टू बी कंप्लीटेड। ये जो इवेंट है ये आपके सारे के सारे जितने भी टास्क होते हैं उनकी इनिशियलाइज को वेरीफाई करता है कि वो कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे वेब के अंदर मल्टीपल जो हैं टास्क चल रहे होते हैं, उन सब की इनिशियलाइज के लिए इनिट कंप्लीट की जो स्टेज होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। और अगर हम इससे फर्दर चलें, जो नेक्स्ट स्टेज है वो प्री लोड है। प्री लोड एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि तब अकर होती है जब इसने व्यू स्टेट में जाना होता है, कि मतलब आपको जो इंटरफेस है वो नजर आने से पहले का जो इवेंट है वो प्री लोड है। प्री लोड के अंदर हमारे पास पोस्ट बैक का जो डाटा है वो भी चेक किया जाता है। पोस्ट बैक मैंने ऑलरेडी बताया था कि हमने जब कोई एक एक्शन है सिर्फ वेब पेज व्यू वेब लोड होते ही कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, और वो सिर्फ एक ही दफ़ा करवाना है, मल्टीपल टाइम्स दोबारा अगर पेज लोड होगा तो हमने उसको कॉल नहीं करवाना। तो वो वाले जो इवेंट्स होते हैं वो हम पोस्ट बैक के अंदर रखते हैं, तो वो भी अगेन प्री लोड के अंदर ही हमारे पास इसी स्टेज में ही चेक हो रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज लोड स्टेज है। लोड स्टेज जो है फर्स्टली पेज कॉल्स ऑन लोड मेथड ऑन पेज ऑब्जेक्ट। आप जब भी कोई कोड लिखेंगे, अभी हम जब ऐसे क्रिएट भी करेंगे तो सबसे पहले जो इवेंट कॉल होता है हमारे पास वो ऑन लोड होता है, हम इसी के अंदर कोड लिख रहे होते हैं। तो जो भी चीज़ें जो हमने फ़ौरन वेब के पेज के लोड होते ही कॉल करनी होती हैं वो सारी की सारी हम ऑन लोड के मेथड के अंदर लिखते हैं। और ये जो है रिकर्सिवली ऑन लोड होता है कि हर दफ़ा जब भी कोई कंट्रोल इन्वोक होता है तो ऑन लोड का मेथड जो है वो कॉल हो रहा होता है। ठीक है, तो जब भी कोई वेब पेज भी लोड होता है या कंट्रोल लोड होता है तो सबसे पहले ऑन लोड का मेथड हमारे पास अकर हो रहा होता है। इसको कोड में मैं सी शार्प में भी आपको दिखाऊंगा कि ऑन लोड कहाँ पे किस तरह से वर्क कर रहा होता है। आफ्टर दैट कंट्रोल इवेंट्स हैं हमारे पास। कंट्रोल इवेंट्स कौन से होते हैं? जो हमारे पास कंट्रोल इवेंट्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए इवेंट्स कॉल होते हैं बैकएंड पे, मतलब हमारे पास जितने भी कंट्रोल होते हैं उनकी बैकएंड पे कुछ इवेंट्स कॉल होते हैं। उन इवेंट्स को कंट्रोल सर करने जैसे के, माउस क्लिक करना, बटन क्लिक करना, माउस क्लिक हाँ जी, करना, ये ये सारे बटन के के सारे हम किसी भी बटन पे क्लिक करना, किसी भी चीज़ को सेस करना, मतलब जितने भी वेब पे आप एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं वो सारे के सारे इवेंट्स होते हैं। और जो कंट्रोलर्स के साथ अटैच है वो हमारे कंट्रोल इवेंट्स है। कंट्रोलर्स कौन से होते हैं हमारे पास? जैसे अभी बता रहे हैं कि माउस वाला है या बटन क्लिक है या कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट है, वो सारे के सारे हमारे पास कंट्रोल से रेलिवेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, तो इन सब के जो है ये स्टेज में हैंडल होते हैं, कंट्रोल इवेंट्स के अंदर हमारे पास हैंडल होते हैं। एंड देन अगर हम फर्दर मूव करें तो लोड कंप्लीट, जब हमारे पास इवेंट हैंडलिंग स्टेज जो है वो फिनिश हो जाती है तब ये लोड कंप्लीट का स्टेज आती है। इस स्टेज के अंदर हमारे पास यूज दिस इवेंट फॉर टास्क दैट रिक्वायर दैट ऑल अदर कंट्रोल्स ऑन द पेज टू बी लोडेड, कि आपके पेज के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो इस पेज के ऊपर लोड हो चुके हैं। ठीक है, मतलब लोड कंप्लीट, कि आपका लोड का फेज कंप्लीट होने के बाद जितने भी दूसरे कंट्रोल्स हैं उनको इस पेज के साथ अटैच कर दिया गया है, पेज के ऊपर लोड कर दिया गया है, क्योंकि ये सारा के सारी जितनी भी वेब है डायनामिकली वर्क कर रही होती है, डायनामिकली क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ये सब कुछ रन टाइम पेज के साथ बाइंड हो रहा होता है और लोड हो रहा होता है। लोड कंप्लीट के बाद हमारे पास जो स्टेज आती है वो प्री रेंडर है। प्री रेंडर मीन्स कि अभी आपकी वेबसाइट जो है वो आपके ब्राउज़र पे रेंडर नहीं हुई है, उसके रेंडर होने से पहले की स्टेजेस हैं। तो इस स्टेजेस में क्या क्या होता है? स्टेज में raised after the page object has created all control and that are required in order to render the page। तो जितने भी हमने प्रीवियस स्टेजेस देखी उनमें हमारे पास कंट्रोलर्स जो थे वो पेजेस को असाइन हो रहे थे, और इस स्टेज पे आने से पहले वो सबके सब असाइन हो चुके हुए हैं। एंड प्री रेंडर के अंदर हम क्या करेंगे? पेज ऑब्जेक्ट रेज द प्री रेंडर इवेंट ऑन द पेज ऑब्जेक्ट एंड देन रिकर्सिवली डज द सेम फॉर ईच चाइल्ड कंट्रोल।
तो इसके जितने भी कंट्रोल्स होंगे और चाइल्ड कंट्रोल्स होंगे उनके साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके ऑब्जेक्ट्स असाइन होते हैं, ठीक है। और यूज द इवन टू मेक फाइनल चेंज to the contents of the page or it controls before the rendering stage begins। तो रेंडर स्टेज इसके बाद हमारे पास आती है, प्री रेंडर के बाद आगे रेंडर स्टेज आती है, जो कि जब रेंडर कॉल होता है तो हमारे पास जितना भी कंट्रोल्स वेब पेजेस के साथ अटैच हैं तो वो हमारे वेब पेज पे हमारे ब्राउज़र पे लोड हो चुके होते हैं, हमें उस पर व्यू जो भी उसका व्यू स्टेट होती है वो शो हो जाती है। और प्री रेंडर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज आती है, अगर हम उसको देखें तो उसमें हमारे पास प्री रेंडर कंप्लीट है। ये कॉल होती है जब हमारे पास रेंडर कंप्लीट कॉल हो चुका है और इसमें हम डाटा सोर्स आईडीज की प्रॉपर्टीज इसको असाइन कर चुके हुए हैं और डाटा मेथड्स जो हैं, डाटा बाइंड मेथड्स जो हैं वो कॉल हो चुके होते हैं। डाटा सोर्स आईडीज सर रेंडर क्या होता है? सर रेंडर काइंडली में रेंडर रिपीट कर दें। जी, रेंडर एक्चुअली में आगे हमारे पास रेंडर आ भी रहा है कंप्लीट, कि जब हमारी वेबसाइट के साथ जितने भी कंट्रोल्स हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, जितनी भी व्यू स्टेट्स हैं, वो अटैच होके फाइनली जो आपको इंटरफेस आपके ब्राउजर पे नजर आता है तो उसको हम रेंडर होना बोलते हैं, ठीक है। ये रेंडर होने से पहले की स्टेजेस हैं आपके पास। अभी रेंडर आगे हमारे पास स्टेज आ रही है रेंडर की। तो कंट्रोल्स, हर कंट्रोल के पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम डाटा सोर्स आईडी कहते हैं, और उस आईडी के थ्रू हम आप उसे बैकएंड पे असेस करते हैं, मतलब कोड के अंदर सी शार्प के कोड में असेस करते हैं। तो सारी की सारी जो आईडीज असाइन होती हैं वो प्री रेंडर कंप्लीट की स्टेज में हमारे पास असाइन होती हैं। और देन उसके बाद सेव स्टेट है। सेव स्टेट अकर होता है जब भी कोई कंट्रोल स्टेट जो है, कंट्रोल स्टेट है बीन सेव्ड फॉर द पेज एंड फॉर ऑल कंट्रोल्स, ठीक है। कब कॉल होगा? जब कंट्रोल स्टेट जो है वो सेव हो चुकी है और जो हमारे पास पेज हैं उसके सारे कंट्रोल्स असाइन हो चुके होते हैं। तो मतलब अभी फाइनली हमारी जितने भी चीज़ों की अटैचमेंट है, पेज के साथ कंट्रोल की अटैचमेंट है, उनके इवेंट्स की अटैचमेंट है, वो सब कंप्लीट हो चुके हैं और देन पेज इज़ रेडी टू बी रेंडर ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेज हमारे पास रेंडर आती है। तो रेंडर में एक्चुअली में आप कह लो कि आपके जो ब्राउज़र के अंदर पेज लोड होता है, ठीक है। तो इसे हम, ये कोई प्रॉपर इवेंट नहीं होता है लेकिन इसे हम ये स्टेज कह देते हैं कि आपका जो कंप्लीट कंट्रोल्स वगैरह वो सब कुछ आपके ब्राउज़र पे व्यू हो चुका हुआ है। द पेज ऑब्जेक्ट कॉल्स दिस मेथड ऑन ईच कंट्रोल। तो आपको जो भी आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, उसकी आउटपुट मिलेगी। इससे पहले की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी बैकएंड के प्रोसेसेस थे, वो आपके पास उसका कोई भी इंटरफेस नहीं था। इस स्टेज में आके आप कह सकते हैं कि रेंडर आपका कंप्लीट हो रहा है। और रेंडर के बाद अनलोड, ये भी जो है ये भी हर आपके कंट्रोल के लिए कॉल हो रहा होता है। अनलोड की मीन्स सर्वर से डिटैच होने के बाद आपकी जो भी वेबसाइट है वो आपके ब्राउज़र पे फाइनली कंप्लीट लोड हो चुकी हुई है और उसके साथ जितने भी चीज़ें अटैच थी सर्वर से वो सेकेंडली अनलोड हो रही हैं, ठीक है। तो अब आपके वेबसाइट पे लोड हो चुका हुआ है, ब्राउज़र पे लोड हो चुका हुआ है, लेकिन सर्वर से अनलोड हो रहा है। तो ये सारे के सारे कुछ प्रोसेसेस हैं जो बैकएंड पे कॉल हो रहे होते हैं किसी भी वेबसाइट पे। मतलब हमारी जो डॉट नेट में डेवलप की हुई वेबसाइट होगी उसके बैकएंड पे ये सारे के सारे इवेंट्स अकर हो रहे होते हैं, आल्दो हमें इनकी कुछ भी इंटरफेस फ्रंट एंड नज़र नहीं आता है। लेकिन इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से ये चीज़ें आपको मतलब इन प्रोसेस स्टेजेस का आइडिया होना चाहिए, कौन सी कब कॉल होती है और कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो खैर ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी, मतलब पेज लाइफ साइकिल था। तो अब हम जो है अपना .NET फ्रेमवर्क का जो है एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देख लेते हैं कि इसमें हम किस तरह से क्या चीज़ें वर्क करी होती है। थोड़ा सा आपको टूल का इंट्रो दे देता हूँ, देन हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे ऊप के कॉन्सेप्ट्स पे। तो आपने जब अगर 19 यूज़ करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफरेंट इससे इंटरफेस होगा, लेकिन वो भी इसी तरह का होगा। तो क्रिएट जी डाउनलोड करने के बाद ना इंस्टॉल में एक ASP.NET दे रहा है और .NET दे रहा है, ये दोनों इंस्टॉल करने हैं। ASP.NET दे रहा है और .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट, डेस्कटॉप डेवलपमेंट वेब, इसमें आपके पास 3-4-5 डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो इसमें आपने C# से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉल करनी है और .NET फ्रेमवर्क से रेलिवेंट
डॉट नेट फ्रेमवर्क और वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉल करनी है, बाकी आप अनचेक कर सकते हो। इसमें ब्लेंड वगैरह होता है, वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। उसमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है विजुअल स्टूडियो में, ठीक है, हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा हमारे पास इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट एप्लीकेशन होती है, उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो जो है वो हमें मल्टीपल पर्पस प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, और इसके साथ हम मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं और वेब एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने विंडोज़ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करनी हो तो वो भी हम विजुअल स्टूडियो के थ्रू करेंगे, और इसमें हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलप करने की भी हेल्प मिलती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब कि हम एक ही एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं और वही हमारी एप्लीकेशन जो होती है वो हर प्लेटफॉर्म पे चल जाती है। मतलब वही आपकी एंड्रॉयड पे चल जाएगी, वही iOS पे चल सर जाएगी। वही सॉरी, वही सर इसमें आपसे ऑप्शन क्वेश्चन है आ रहा था कि ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट, वो कर लें इंस्टॉल, उसमें जी चेक कर बिल्कुल, देते जी हैं। बिल्कुल, वो कर नबील लेंगे। कोर वाली कर लो, उसके साथ क्रॉस प्लेटफॉर्म आ रही होगी। जी मैं क्रॉस प्लेटफॉर्म बता रहा था कि हम एक ही एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, उस एप्लीकेशन के साथ हम जो बनाएंगे वही हमारी विंडोज़ पे भी चल जाएगी, एंड्रॉयड पे भी चल जाएगी और iOS पे भी चल जाएगी, ठीक है। मतलब हम एक ही एप्लीकेशन तीनों प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, वो भी विजुअल स्टूडियो के लिए, विजुअल स्टूडियो के थ्रू। उसके लिए हमें Xamarin यूज़ करना पड़ता है, मतलब Xamarin हमारे पास इसका वो टेक्नोलॉजी होती है, और बैकएंड के लिए हमें जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, और उसी के साथ ही हम वेब डेवलपमेंट करते हैं विजुअल स्टूडियो पे। तो ये हमें मल्टीपल पर्पसेस प्रोवाइड कर रहा है विजुअल स्टूडियो। तो आप इसमें क्रिएट प्रोजेक्ट करोगे सबसे पहले, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से, हम पहले जो है सिंपल वेब फॉर्म एप्लीकेशंस में 2-3 सेशन करेंगे, और फॉर्म एप्लीकेशंस के बाद, ताकि आपको थोड़ा सा टूल का आइडिया हो जाए जिनको नहीं पता, और इस वेब एप्लीकेशन के बाद, मतलब फॉर्म एप्लीकेशन के बाद हम MVC पे मूव कर जाएंगे। तो हमारा जो मेन कोर पर्पस है वो MVC होगा इस कोर्स में। यहाँ से आप ASP.NET वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, .NET फ्रेमवर्क आपके पास आ रहा होगा, इस पर आप नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं, और ये आपका प्रोजेक्ट की लोकेशन है जहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये आपका सोल्यूशन नेम होता है। और देन ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो है ये फ्रेमवर्क है, .NET फ्रेमवर्क जिसे हम कहते हैं। ये मेरे पास 4.7.2 अपीयर हो रहा है, यहाँ से आप 4 सेलेक्ट कर सकते हैं मिनिमम, ठीक है। वो आप अगर आप 12-13 यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास 4 का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको हम कम ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा कि अगर आपके पास 4.72 इंस्टॉल नहीं है और आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो 4 यूजुअली 12-13 के अंदर कंप्लीट होता है। आप यहाँ से क्रिएट करें, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अगर आप वेब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ वेब फॉर्म्स की टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगी, और MVC हम नेक्स्ट में 2-3-4 सेशन के बाद MVC पे मूव कर जाएंगे। और एम्प्टी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम खुद से जो भी डिज़ाइन करना चाहें वो डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं अगर वेब फॉर्म्स ही क्रिएट कर लेता हूँ, सपोज वेब फॉर्म क्रिएट करते हैं तो एक टेम्पलेट हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। हम यूजुअली जो है वो एम्प्टी क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। मोस्टली हम जब प्रोजेक्ट करेंगे तो एम्प्टी क्रिएट किया करेंगे, तो उसके अंदर जो करना होगा वो खुद से किया करेंगे। अगर आपको MVC सिलेक्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो हमारे पास जो मेन जो हमने डिस्कस करनी है इस कोर्स में फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर, वो टूल्स हैं, इसके टूल्स वाला सेक्शन है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, और साथ में इसकी डिफरेंट विंडोज़ होती हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारे पास है टूल बॉक्स, और यहाँ पे हमारे पास मोस्टली टूल्स आएंगे। अभी मैं आपको अगर फॉर्म्स ओपन करके दिखाऊं तो टूल्स आएंगे जो हमने डिस्कस करने का। सपोज मैं इसका डिफ़ॉल्ट ही ओपन कर लूँ और टूल बॉक्स ओपन करें तो हमारे पास जो भी इसका डिज़ाइन होता है, इसके 2 मोड होते हैं। एक डिज़ाइन मोड होता है, ये हमें डिज़ाइन है, और ये हमारा सोर्स कोड है, इसका कोड लिखा हुआ है। और ये हमारे पास इसका दोनों व्यू करने के लिए सेपरेट की विंडो है कि यहाँ पे ऊपर आप कोड लिखते जाएं, नीचे आपको इसका डिज़ाइन व्यू होता जाएगा। और इसके अगर हम टूल बॉक्स में जाएं
टूल बॉक्स में ये सारी की सारे डिफरेंट कंट्रोल्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, जिसमें से स्टैंडर्ड कंट्रोल्स जो हैं वो हमारे पास ये हैं: बटन, कैलेंडर, चेक बॉक्स लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, फाइल अपलोड, इमेज, लेबल, लिस्ट, लिटरल। ये हमारे पास मल्टीपल कंट्रोल्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है। देन उसके बाद हमारे पास डाटा कंट्रोल्स हैं। डाटा कंट्रोल्स में पॉइंटर, चार्ट, डाटा लिस्ट, डाटा पेजर हैं। इसी तरह मल्टीपल कंट्रोल्स और वैलिडेशंस के कंट्रोल हैं: कंपेयर वैलिडेटर, कस्टम वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशंस वैलिडेटर। तो इन कंट्रोल्स को जस्ट हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप की भी फैसिलिटी हमारे पास इसमें अवेलेबल होती है। हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं तो इसका कोड ऑटोमेटिकली लिखा जाता है हमारे पास। तो इन कंट्रोल्स को हमने डिस्कस करना है। सर ये लाइक डिक्शनरी वर्क करते हैं ये? सॉरी सर जैसे डिक्शनरी वर्क करती है वैसे वर्क करते हैं ये? फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है ये? प्री डिफाइंड नहीं कह सकते हैं, ये हमारे पास प्री डिफाइंड ASP की कंट्रोल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब लाइक बटन्स हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, तो ये कंट्रोल्स हैं हमारे पास जो ASP.NET के कह सकते हैं। और इसमें हमारे पास ये विंडो होती है सोल्यूशन एक्सप्लोर, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इससे मतलब वाबस्ता पड़ेगा। इसमें हमारे पास ये डिफरेंट पेजेस हैं जो हमारे पास ये क्योंकि हमने एम्प्टी सेलेक्ट नहीं किया था तो इसलिए हम इसने हमें एक मास्टर पेज के साथ और वेब फॉर्म्स के साथ एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया। इसको अगर मैं आपको लॉन्च करके दिखाऊं तो हमारे पास एक बिल्कुल बेसिक सा प्रोजेक्ट क्रिएट बना हुआ है। ये इसको अगर मैं रन करूं, अभी ये मेरे पास जो है Core i7 और 16 GB रैम के साथ वर्क कर रहा है और 2019 पे। तो फिर आप देख रहे हो कि ये कितनी देर बाद मतलब रिस्पॉन्स कर रहा है। ओके, ये हमारे पास फॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट की थी तो उसके अंदर हमारे पास 3 फॉर्म्स बने हुए हैं। 3 मतलब पेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं, होम के नाम से, अबाउट और कंट्रोल के नाम से। अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट वाला पेज ओपन हो जाएगा, कॉन्टैक्ट को ओपन करेंगे तो कॉन्टैक्ट वाला पेज ओपन हो रहा है। होम के अंदर ये कुछ हमारे पास टेम्पलेट बनी हुई है और ये भी अगेन मास्टर पेज के साथ लोड हो रहे हैं। ठीक है, इस टेम्पलेट के अंदर हमारे पास जो है वो मास्टर पेज भी बना हुआ है। अगर हम इसको देखें, मैं इसका सिर्फ डिज़ाइन व्यू कर देता हूँ। ये हमारे पास इसका डिफ़ॉल्ट पेज है जो कि होम पेज था और ये हमारे पास इसका कॉन्टैक्ट पेज है। इसके 2 पेजेस होते हैं, मतलब जो भी हम फॉर्म क्रिएट करेंगे उसका 2 व्यू होंगे। एक जो है वो ASP का कोड होगा। इसमें आप देखो तो इसमें कुछ आपको कोड समझ आ रहा होगा क्योंकि अगर हमने पहले से वेब पढ़ी है। ये हेडिंग्स के टैग्स हैं और ये हमारे पास वही ASP के टैग्स हैं और उसके बाद ये नीचे इसी तरह से कोड है और इसी का एक C# फाइल होती है। इसकी जो एक्सटेंशन होती है .aspx होती है और जो बैकएंड फाइल होती है इसकी aspx.cs होती है। ठीक है, और ये वो पेज लोड का मेथड है जो सबसे पहले अकर होता है, जो C# के अंदर आपको दिखाया था, जो हम स्लाइड्स में डिस्कस कर रहे थे। और ये इसके इवेंट्स होते हैं। तो आपके जितने भी वेब फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, लाइक ये अबाउट है तो इसके भी 2 पेजेस होंगे, मतलब 2 व्यूज देंगे, फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड जो है वो डिज़ाइन फाइल है ASPX के नाम से और जो बैक एंड फाइल है वो .cs के नाम से है, जो इसी C# फाइल है। ठीक है, इसके अंदर भी सेम उसी तरह से पेज लोड है। और डिफ़ॉल्ट को अगर डिस्कस करें तो डिफ़ॉल्ट के केस में भी ये सेम उसी तरह से है। इसकी भी बैक एंड फाइल है डिफ़ॉल्ट की, इसे एक्सपेंड करेंगे तो इसके बैक एंड पे पेज लोड फाइल होगी और ये इसका मास्टर पेज डिज़ाइन करके रखा हुआ है। ये भी हम नेक्स्ट सेशन में डिज़ाइन करेंगे सर मास्टर पेज। काइंडली वेबसाइट और जी, ऐप में थोड़ा सा डिफरेंशिएट। वेबसाइट और ऐप में सर डिफरेंशिएट एक कर। क्वेश्चन है, जी, वेबसाइट और वेब ऐप में थोड़ा सा डिफरेंट। वेबसाइट और वेब ऐप में डिफरेंट कहना चाह रहे हो? यही क्वेश्चन है या मोबाइल ऐप की बात कर रहे हो आप? यस सर।
मोबाइल ऐप या वेब ऐप, मुझे ये सर बताएं। क्वेश्चन है ये, काइंडली थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें सर। अपना क्वेश्चन रिपीट करें पहले आप। वेब ऐप, वेब एप्लीकेशन और वेब ऐप। वेब एक्चुअली में जो हम वेब मोबाइल ऐप, सॉरी मोबाइल ऐप सर, एप्लीकेशन जो होती हैं सर। आप अभी स्टिल कंफ्यूज हो। मैं हमारा वैसे भी सेशन एंड होने लगा।